नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर है, जहां पर सरकारी स्कूल के छत गिरने की सूचना मिल रही है। 2 कमरों के आगे बने बरामदों की छत गिर गई। अचानक से दोनों बरामदों की पट्टियां गिरी। स्कूल में बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, जिससे कि बड़ा हादसा होने से टल गया। शिक्षा विभाग और ग्राम पंचायत को इस घटनाक्रम की जानकारी दी गई थी। तकरीबन 2 साल से ये सूचना दी गई थी, इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये तस्वीर देखिए, अगर स्कूल में बच्चे होते तो यहाँ पर कितना बड़ा हादसा हो सकता था, जान माल का नुकसान भी हो सकता था। 2 साल पहले इसकी शिकायत दी गई, लेकिन इसके बावजूद किसी के कानों में जू तक नहीं रेंगा। और ये तस्वीर देखकर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि अगर यहाँ पर किसी की मौत होती तो आखिर जिम्मेदार कौन होता। शिक्षा विभाग और जनप्रतिनिधियों ने उच्च माध्यमिक शिक्षा विद्यालय का ये मामला है, जहां पर इस मामले पर कोई संज्ञान नहीं लिया। बीकानेर के खाजूवाला से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर 2 साल पहले इसकी सूचना दे दी गई थी। शिक्षा विभाग और जनप्रतिनिधियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जो कई बड़े सवाल खड़े करती हैं। बड़ी लापरवाही शिक्षा विभाग और जनप्रतिनिधियों की, जिन्होंने समय रहते इस मामले पर संज्ञान नहीं लिया। बड़ी राहत की बात यह रही कि स्कूलों में छुट्टियां चल रही हैं। सहयोगी विक्रम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, बड़ा हादसा हो सकता था, गनीमत रही कि स्कूलों में छुट्टियां थी, लेकिन अब क्या कह रहे हैं जिम्मेदार इस हादसे को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से ये बड़ी घटना है और अगर ये स्कूल चलता होता तो बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन क्योंकि ये अच्छा रहा कि अभी गर्मियों की छुट्टियां हैं, तो ऐसे में बच्चे जो हैं वो स्कूल में नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन जो ग्रामीण हैं उनका यही आरोप है कि जब जिम्मेदारों को इसके बारे में बार बार अवगत करवा दिया गया था, उसके बावजूद जो है किसी ने इनकी सुनवाई नहीं की और इसका नतीजा ये हुआ कि रात को ये पूरी बिल्डिंग जो है वो भर भिरा कर नीचे गिर गई है। और जिस तरह के वीडियोस में साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से पूरी पट्टियां निकल गई है, तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा विभाग की और जो जिले के अधिकारी हैं उनकी भी ये जिम्मेवारी है कि इस तरह के जो बिल्डिंग्स हैं उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, और कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये कई बड़े सवाल खड़े करते हैं। कम से कम अब जरूरी है कि इस पूरे मामले पर एक्शन लिया जाए और लापरवाहों पर भी कार्रवाई हो। बहुत शुक्रिया आपका विक्रम, तमाम जानकारियों के लिए। और खबर जैसलमेर से, जहां पर गर्मी का तांडव दिखाई दे रहा है। भारत पाक सीमा पर तैनात जवान शहीद हो गया। हीट स्ट्रोक से जवान की मौत हो गई। तो भारत पाक सीमा चौकी पर अजय कुमार जवान तैनात थे और उनकी मौत हो गई है, निधन हो गया है, वो शहीद हो गए हैं। और बताया जा रहा है कि इस मौत के पीछे हीट वेव वजह हो सकती है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के रहने वाले थे अजय, जो अब शहीद हो गए हैं। अंतिम संस्कार किया जा रहा है तो भीषण गर्मी कहर बरपा रहा है। जैसलमेर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं, जहां पर पारा 55 डिग्री को भी पार कर चुका है। भारत पाक बॉर्डर पर 55 डिग्री के पार तापमान है और ऐसे तापमान में बीएसएफ के जवान लगातार देश की सुरक्षा के लिए मुस्तैदी से डटे हुए हैं। महिला जवान भी वहां पर तैनात हैं और ऐसे में एक जवान की मौत हो गई और इस शहादत को पूरा देश सलाम करता है। सावलदान रतनू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सावलदान, भीषण गर्मी का कहर, एक जवान शहीद हो गए। देखिए प्रियंका, ये देश के लिए दुखद खबर है और ये सीमा के रखवाले बीएसएफ के जाबाज का ड्यूटी के दौरान निधन होना एक दुखद है। इनका जो शव है उनका पोस्टमार्टम रामगढ़ अस्पताल में किया गया। बीएसएफ के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, अधिकारियों ने पुष्प अर्पित करके सजल नेत्रों से उसको श्रद्धांजलि दी है और शव को जोधपुर के लिए रवाना कर दिया है और वहां से हवाई मार्ग से उसके पैतृक निवास शहीद का वहां पैतृक निवास के लिए वहां रवाना किया जाएगा। जी प्रियंका, बिल्कुल ये दुखद खबर है। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर शहादत को सलामी दी जा रही है। सावलदान, अभी जो बॉर्डर पर सेना के जवान तैनात हैं उनके लिए क्या खास इंतजाम किए जा रहे हैं? क्योंकि इससे पहले बताया गया था कि प्रशासन की ओर से बंदोबस्त किए गए हैं, उन्हें अलग तरीके का जैकेट दिया गया है जिससे कि ठंडक मिल सके और पेय पदार्थों का भी सेवन कर रहे हैं। इसके बावजूद अगर यह हादसा हुआ है तो आगे क्या अब एहतियात बरते जाएंगे प्रशासन की ओर से?
देखिए प्रियंका, बीएसएफ द्वारा बेहतरीन व्यवस्था कर दी। जो जाबाज जो तैनात है, सुरक्षा कर्मी है, ड्यूटी पर तैनात है, उनके लिए पेय पदार्थ की व्यवस्था कर दी है और उनके लिए अच्छे वस्त्रों की व्यवस्थाएं की है। बीएसएफ लगातार अच्छी व्यवस्था कर, लेकिन जो रेत है उस पे भीषण गर्मी का लगातार कहर दिखा जा रहा है। कल 56 डिग्री तापमान था। उस तापमान को लेकर जो बीएसएफ के जो जवान हैं वो लगातार ड्यूटी भी कर रहे हैं। आखिरकार उनका स्वास्थ्य खराब हुआ, उनको रामगढ़ अस्पताल लाया गया। गर्मी की चपेट से ही इनका निधन हो गया। और बीएसएफ द्वारा बेहतरीन व्यवस्था की जा रही है, लेकिन गर्मी के आगे काफी हद तक भी कुछ बीएसएफ की व्यवस्था भी फेल होती नजर आ रही। जी बिल्कुल, 55 डिग्री के पार तापमान जा चुका है सावलदान। ऐसे में जरूरी है कि जो जवान है वो खुद का खास ख्याल भी रखें। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और खबर इस वक्त दौसा से मिल रही है, जहां पर बसवा इलाके में रविवार रात एक 1.5 साल की बच्ची के 15 फीट गहरे पानी के टैंकर में शव मिला। इस मामले में बच्ची के परिजनों ने अपने पड़ोसियों पर बच्ची को टैंक में गिराने का आरोप लगा दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक रात करीब 8 बजे सूचना मिली थी कि बसवा कस्बे के बड़ा महादेव मंदिर के पास एक बच्ची के पानी के टैंक में शव मिले हैं। बच्ची के पिता ने बताया कि शाम से ही बच्ची लापता थी। इसके बाद पड़ोसी दीपक के मकान के पानी के टैंक को चेक करने पहुंचे तो उसमें बच्ची गिरी हुई दिखाई दी, जबकि टैंक के ऊपर ढक्कन भी लगा हुआ था। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि ये मर्डर है और इसे लेकर न्याय की मांग की जा रही है। निवासी बसवा ने सूचना दी कि मेरे पड़ोसी दीपक साहू का मकान है, उसमें मेरी बच्ची मिली है। उस टैंकर में से अंदर से निकाल के हम हॉस्पिटल ले गए और डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया है। इनका पूर्व का भी कोई जमीनी विवाद, दोनों पक्षों का जमीनी विवाद भी होना बताया गया है। बाकी अनुसंधान जारी है। उधर सवाई माधोपुर के आलनपुर इलाके में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां रात को घर के बाहर सोते हुए एक व्यक्ति पर चाकुओं से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। इलाके में इस घटनाक्रम के बाद सनसनी फैल गई। फिलहाल घटना को लेकर पुलिस मृतक की पत्नी से पूछताछ में जुटी है। पुलिस के मुताबिक बीती रात आलनपुर छाबड़ी चौक बैरवा मोहल्ला निवासी राम हरि बैरवा घर के बाहर चारपाई पर सो रहा था। रात तकरीबन 1 बजे कोई अज्ञात व्यक्ति मौके पर आया और राम हरि बैरवा के ऊपर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इसकी आवाज सुनकर बगल में सो रही पत्नी जगी। इस दौरान पत्नी ने व्यक्ति को पकड़ने की भी कोशिश की, लेकिन आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। जाति बैरवा, उम्र 50 साल, निवासी बैरवा बस्ती आलमपुर। रात को सो रहा था तो कोई अज्ञात व्यक्ति आकर के चाकू मार के उसकी हत्या कर दी। ये क्या सर पुरानी रंजिश को लेकर है या कुछ ऐसा? इस बात का तो भी जांच से पता चलेगा। अब खबर श्रीगंगानगर से है, जहां पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के आदतन तस्कर आकाश उर्फ बिल्ला की अवैध संपत्ति को ढहा दिया। प्रशासन ने तस्कर की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाते हुए इसे जमींदोज कर दिया। आरोप है कि आरोपी तस्कर ने छजगरिया कॉलोनी में सरकारी जमीन पर कब्जा कर कमरा बनाया था। इसका इस्तेमाल मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त में किए जा रहे थे। कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। एक आकाश उर्फ बिल्ला नाम का एक तस्कर है, जिसके खिलाफ करीब 3 मुकदमे दर्ज है। ये साल में भी मुकदमा है। तो उसने एसएसबी रोड पे एक मकान बना रखा है। एक करीब 1 करोड़ कीमत की एक कमर्शियल स्पेस में उसने कमरा बना के वहाँ पे वो लोगों को बिठा के नशा पिलाता है। तो इसको टैकल करने के लिए एसपी सर के निर्देश अनुसार हमने नगर परिषद से बात करके ये जो एंक्रोचमेंट उन्होंने किया है इसको तोड़ना आज हुआ है। और इन दिनों पूरा राजस्थान भट्ठी की तरह तप रहा है। अस्पतालों में मरीजों को गर्मी से बचाने के लिए सरकार ने एडवाइजरी जारी कर रखी है। वहीं सतर्कता भी बरती जा रही है। इसके बावजूद भी आज जिला दौसा के सबसे बड़े अस्पताल रामकरण जोशी जिला चिकित्सालय में ऐसे दृश्य दिखाई दिए जिसे देखकर हर कोई हैरान है। वहां मौजूद लोग परेशान नहीं थे, सिर्फ परेशान नहीं थे,
बल्कि हैरान भी। दरअसल सुबह जैसे ही अस्पताल का समय शुरू हुआ तो बिजली निगम की ओर से कटौती कर दी गई। इधर जिला अस्पताल में ऑटोमेटिक जनरेटर होने के बावजूद भी जनरेटर नहीं चला और पूरे अस्पताल में बिजली गुल हो गई। इंडोर और आउटडोर की पर्ची काटने वाले कंप्यूटर बंद हो गए, जांच केंद्र भी ठप हो गए। सोनोग्राफी से लेकर सिटी स्कैन, एक्सरे मशीन सभी ठप हो गए। दवा वितरण केंद्र पर भी फार्मासिस्ट मोबाइल की टॉर्च जलाकर दवाइयां ढूंढते और मरीजों को देते हुए नजर आए। क्योंकि बिजली विभाग की तरफ से भी यहाँ कटौती चल रही है, उस दौरान हमारे यहाँ जनरेटर की व्यवस्था है और अभी कुछ तकनीकी खामी की वजह से जनरेटर बंद हो गया था, क्योंकि लोड भी काफ़ी सारा है। तो अभी हमने जाके उसको ठीक करवा दिया है और आगे के लिए हमने इसको रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे और जो भी जिम्मेदार उनको मैं नोटिस दूंगा। और अब खबर बीकानेर से है, जहां बीकानेर में भीषण गर्मी और हीट वेव से लोगों को बचाने के लिए नगर निगम प्रशासन की ओर से शहर के 2 मुख्य रेलवे फाटकों के पास रुकने वाले लोगों को गर्मी से राहत देने का काम किया गया। शहर में पहली बार कोटगेट और सांखला रेलवे फाटकों पर अस्थायी टेंट की व्यवस्था की गई, ताकि ट्रेन पास होने का इंतजार करने वालों को भीषण गर्मी से निजात मिल सके। इस पहल की हर कोई सराहना कर रहा है। बीकानेर शहर के लोगों के लिए रेलवे फाटक की समस्या कोई नई समस्या नहीं है, बरसों से ये समस्या है। लेकिन इस भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने अब बीकानेर शहर के हृदय स्थल पर बने दोनों गेटों पर टेंट की व्यवस्था की है। आप मेरे ठीक पीछे ये देख पाएंगे, ये कोटगेट क्षेत्र है, जो रेलवे फाटक है कोटगेट का, उसके आगे भी यहाँ पे टेंट लगाया गया है। तो दूसरी ओर जो सांखला फाटक है उसकी तरफ भी प्रशासन की तरफ से एक टेंट की व्यवस्था की गई है, क्योंकि ये फाटक दिन में कई बार बंद होता है, जिसके चलते जो है लोगों को गर्मी में भारी परेशानी होती है। और इस गर्मी की परेशानी से बचाने के लिए ही लोगों को ये टेंट लगाया गया है, ताकि आम लोगों को जो है गर्मी में कुछ राहत मिल सके। जिस प्रशासन की तरफ से एक व्यवस्था की गई टेंट की, क्या लगता है किस तरह? बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है प्रशासन द्वारा, हम प्रशासन के आभारी हैं। और केम्ब्रो व्यापार एसोसिएशन भी इस प्रशासन के साथ में अपने विचार किया था कि हम लोग सब मिलकर लगाते हैं, लेकिन इससे पहले प्रशासन ने इतनी तत्परता से जो कार्य किया उसके लिए हम प्रशासन को बहुत ही धन्यवाद देते हैं। और इसको हम ये निवेदन है कि इसको इस सर्किल तक लेके आवे, क्योंकि जाम लगता है इतना बहुत होता है, वो बहुत छोटा है, उसको थोड़ा और बढ़ाया जाए। प्रशासन अपने लेवल बढ़ाए, नहीं तो प्रशासन अगर हमसे सहयोग मांगे तो हम केम्ब्रो व्यापार एसोसिएशन भी उनका सहयोग करने के लिए तैयार है। बरसों पुरानी समस्या है शहर की। खबर झुंझुनू के बिसाऊ से है, जहां पर एक युवती की मौत का मामला सामने आया। गौशाला के सामने सूखे पड़े कुएं में एक युवती छलांग लगाती नजर आई। युवती के कुएं में छलांग लगाने की सूचना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने बिसाऊ पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। कुएं से युवती को निकालने के लिए क्रेन, रस्सी और अन्य साधन जुटाए गए। इसके बाद इस्लाम खान को क्रेन के द्वारा रस्सी की सहायता से कुएं में उतारा गया। कड़ी मशक्कत के बाद युवती को कुएं से बाहर निकाला गया। हालांकि 1 घंटे बाद युवती ने दम तोड़ दिया। तो रेस्क्यू के दौरान की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर कड़ी मशक्कत के बाद युवती को कुएं से बाहर तो निकाल लिया गया। उसे बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद युवती की मौत हो गई। अब सवाल यह है कि युवती ने आखिर आत्महत्या क्यों की। सूचना मिलते ही पुलिस पर रेस्क्यू टीम के साथ ही पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और पूरे मामले को लेकर अब तफ्तीश की जा रही है। घर वालों से भी पूछताछ जारी है। और अब खबर अलवर से है, जहां नाबालिग बच्ची से छेड़खानी का मामला सामने आया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार नहाते वक्त आरोपी ने बच्ची से छेड़खानी की। नाबालिग के माता पिता ने इसका विरोध किया और आरोपी को टोका तो उसने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस आरोपी के पूछताछ में जुटी हुई है। आरोप है कि वो नहा रही थी, तभी गांव का एक युवक आया और बात करने का दबाव बनाने लगा। पीड़िता के मना करने पर गलत नियत से छेड़खानी भी की गई। तो वहीं गंगापुर सिटी के तलवाड़ा गांव में एक मकान मालिक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने जब थाने में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए तब पुलिस ने दस्तावेज लाने के नाम पर रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की। इसके बाद फिर सुबह पीड़ित परिवार थाने पहुंचा। तब तक पुलिस कर्मियों ने पीड़ित के साथ मुलजिमों जैसा व्यवहार कर मारपीट की और 2 फरियादों को
फरियादियों को पुलिस ने सलाखों के पीछे भी डाल दिया। मारपीट में घायल हुए पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ गलत व्यवहार कर मारपीट की है। ये केन को बंद करो, झूठी रिपोर्ट करवाते हैं, ये उनको बंद कर दिया। मैं कि सर झूठी रिपोर्ट के हम रात को रिपोर्ट दे गए, इनकी बच्ची के साथ रेप टू अटेम्प्ट वो हुआ है, वो रिपोर्ट दर्ज करो। क्या नहीं आप झूठी रिपोर्ट है ये वो सब, और उनको बंद कर दिया। और मेरे को भी 2-4 पुलिस वालों को बुलवाया कि ये भी नेतागिरी कर रहा है, इसको भी पकड़ो। मैं सर नहीं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिपोर्ट दे गया हूँ, वो रिपोर्ट तो दर्ज करो। मेरी एक नहीं सुनी, कम से कम 6 पुलिस वाले सबने मिलकर मुझे पकड़ लिया और मारना पीटना शुरू कर दिया। वो मेरे या कपड़े खोल दिए गए और मुझे बुरी तरह से मारा। ये मेरी आंख। और अब खबर अलवर से है, जहां रामगढ़ से पूर्व विधायक और वरिष्ठ भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ईमानदारी को लेकर अन्ना हजारे के आंदोलन में आगे आए थे, लेकिन दिल्ली में देश की जनता ने उनकी ईमानदारी को देख लिया है, क्योंकि शराब घोटाला कांड में जमानत पर 2 जून तक आए हैं। लालच के चलते सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक ने उनको जमानत दिलवाई। केजरीवाल को कोर्ट ने जमानत दे दी, लेकिन अब जमानत होना मुश्किल है, क्योंकि केजरीवाल के खिलाफ कई घोटाले निकलेंगे जिनमें उन्हें सजा जरूर मिलेगी। जो केजरीवाल कांग्रेस को घोटाले की सरकार कहते थे, आज उसी की शरण में छिपे बैठे हैं। केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, जो कभी अन्ना हजारे के आंदोलन में आगे आए थे ईमानदारी को लेके, वो कैसे ईमानदार हैं सारे दिल्ली की जनता ने, देश की जनता ने देख लिया। अभी उनकी जमानत शराब घोटाला कांड में 2 जून तक हुई है और तुच्छ स्वार्थ के लिए श्रीमान अभिषेक मनु सिंघवी एडवोकेट महोदय ने उनको जमानत दिलवाई और जमानत गलत मिली। पूरे देश में आलोचना हुई इसको लेकर के। मैं इसको गलत नहीं कह रहा, लेकिन देश में आलोचना हुई। सुप्रीम कोर्ट के माननीय उच्चतम न्यायालय के जजेस महोदय ने कहा कि हमने न्यायोचित जमानत दी है। और अब खबर टोंक से है, जहां नगर फोर्ट में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बिजली किल्लत पर कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। बिजली किल्लत पर बोलते हुए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि बिजली की समस्या पूर्ववर्ती सरकार की दी हुई है। उन्होंने कहा, हम 900 लाख यूनिट रोज उधार की बिजली चुका रहे हैं। कांग्रेस ने गर्मी में बिजली लौटाने का वादा कर सर्दी में बिजली उधार ली थी। इस तरह का वादा नहीं किया होता तो आज गर्मियों में बिजली की कमी नहीं होती। कांग्रेस की उस सर्दियों की उधारी को अब गर्मियों में चुकाना पड़ रहा है, लेकिन प्रदेश के लोगों को बिजली की समस्या नहीं आने देंगे। मैं हीरालाल जी से निवेदन करना चाहता हूं, तो हीरालाल जी आप हमारे इस आसमान के तारे हो, हमारे धाकर साहब के गढ़ो हो। मेरा आपसे निवेदन है कि जिस प्रांगण में अपने बेटे हैं, उस प्रांगण से ये जो कार्यक्रम है इसको अंतिम रूप देने के लिए 4-5 रोज से सब कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। मैं भी 2-3 हमारे और भीषण गर्मी के बीच सियासी पारा भी हाई है। वहीं लोकसभा के परिणाम से पहले एक बार फिर से विपक्ष ने ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल का दावा है कि दुनिया की ऐसी कोई मशीन नहीं जिससे छेड़छाड़ नहीं हो सकती। कांग्रेस सिब्बल के इस दावे का समर्थन भी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने ईवीएम पर सवाल उठ रहे सवाल को ही दुर्भाग्यपूर्ण बता दिया। देखिए, दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं है दैट कैन नॉट बी टेम्पर्ड। कि ईवीएम पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। क्या ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दखलंदाज नहीं कर रहे? लोकसभा चुनाव में 7वें चरण की वोटिंग से पहले ईवीएम पर एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है। 4 जून को जनादेश सामने आने वाला है, लेकिन विपक्ष ने अभी से ईवीएम को कोसना शुरू कर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का आरोप है कि दुनिया में कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। सिब्बल का दावा है कि हर मशीन के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। Lot of people who are saying that these machines are possibly tampered, right? So we want to make sure that there's no possibility of tampering. That's all, nothing more than that.
We are not saying that they are tampered. We are not saying that they are not tampered. Like any machine can be tampered. ये तो है नहीं, दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं है that cannot be tampered. पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के इस बयान के बाद ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का कहना है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। वहीं बीजेपी कांग्रेस और कपिल सिब्बल के आरोपों को सिरे से खारिज करती नजर आ रही है। मेरा मानना है कि देश के अंदर चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। ईवीएम नाकाबिले भरोसा है, टेम्पर्ड किया जा सकता है, उसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। ईवीएम के जरिए दुनिया के अंदर कहीं चुनाव नहीं होता, ना अमेरिका के अंदर होता है, ना इंग्लैंड में होता है, ना जापान में होता है। हिंदुस्तान के अंदर ईवीएम से होता है और इसका हमको बहुत तल्ख तजर्बा है। चुनाव के चलते ईवीएम के ऊपर में प्रश्न उठाते जाते हैं। ये कहना कि हम प्रश्न नहीं उठा रहे लेकिन मशीन में गड़बड़ हो सकती है, ये तो प्रश्न उठाना ही है। यही नेता कोर्ट के सामने भी जाते हैं, कोर्ट ने आज तक इन बातों को स्वीकारा नहीं। यही नेता ईवीएम के माध्यम से जो चुनाव होते हैं उससे चुने जाते, जीतते भी हैं, तब ईवीएम को गलत नहीं मानते। तो इस प्रकार के प्रश्न उठाकर चाहे इस रूप से या दूसरे रूप से, क्या ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दखलंदाज नहीं कर रहे? ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी विपक्ष कई बार ईवीएम को कटघरे में खड़ा कर चुका है और सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा चुका है। वहीं आर्मेनिया जॉर्जिया बॉर्डर के पास भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए, सड़कें तालाब बन गई और गाड़ियों ने तो जल समाधि ले ली। इसी के साथ ही प्रशासन लोगों के रेस्क्यू में जुटा हुआ है। तो आर्मेनिया से आई ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर बाढ़ से हालात खराब हो चले हैं। रेस्क्यू में प्रशासन जुटा हुआ है, सड़कें दरिया बनी हुई नजर आ रही हैं और नदी नाले पूरी तरीके से उफान पर हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर से खबर है जहां पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ट्रैफिक अतिक्रमण और मॉनसून की तैयारियों समेत कई मुद्दों पर बैठक का आयोजन हुआ। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में नगर विकास, ट्रैफिक और जिला प्रशासन के अधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान सुधांशु पंत ने कहा कि जयपुर को स्वच्छ, सुंदर और नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास किए जाने चाहिए। साथ ही मुख्य सचिव ने सभी विभागों से आपसी समन्वय से काम करने के भी निर्देश दिए और प्रदेश में आगामी मॉनसून में सघन पौधारोपण का एक्शन प्लान तैयार करने की भी बात कही।